IBN 7 हौसला है। नमस्कार, 8 बजे में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसदों की गिरफ्तारी से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने कल संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। यही नहीं, उन्होंने संसद में काले धन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पश्चिम बंगाल को सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बेहद निराशाजनक है कि ममता आरोपी नेताओं से पार्टी को बचाने की बजाय उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। आप में ताकत है कि नहीं है? सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीत सत्र में घमासान के आसार बढ़ गए हैं। इसका कारण है बीजेपी और टीएमसी के बीच लगातार बढ़ता टकराव। इसकी एक झलक रविवार को भी देखने को मिली। मोदी सरकार के खिलाफ ममता का मोर्चा। टीएमसी ने शीत सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। टीएमसी ने यूपीएससी भाषा विवाद को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार करने का फैसला किया। यही नहीं, ममता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी नए सत्र में कालेधन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का जमकर विरोध करेगी। टीएमसी ने नए सत्र के पहले ही दिन इंश्योरेंस में एफडीआई के विरोध में धरना देने का भी ऐलान किया है। Now all these weeks and months he hadn't called a meeting. Now today, Sunday, just before Parliament starts, again a meeting has been called on Sunday. So many weeks and so many months you don't do any work, suddenly you remember you have to call a meeting. What are the BJP trying to do? Either they're very nervous before this new session of Parliament, or are they trying to show the world that they only work on Sundays? दरअसल टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव हाल में तब बढ़ा जब शारदा घोटाले में पार्टी के सांसद शिंजॉय बोस की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी को घेरा, जिससे तिलमिलाई ममता ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप मढ़ दिया। यही नहीं, ममता ने बर्दवान ब्लास्ट के संबंध में भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और केंद्र को कार्रवाई के लिए ललकारा। আপনারা 355 জারি করেন, আমরা বলি আমাদের বিরুদ্ধে 356 জারি করুন, ব্যাকআউট করে ফিরিয়ে দেন। আমাদের জীবন কঠিনের কাছে কঠিনকে হারিয়ে দেয়, আমাদের জীবন লড়াইকে বড় করে দেয়। কোনো কিছুই কঠিন নয় যদি কঠিনটাকে তুলে আনা যায়। চ্যালেঞ্জ করুন, আমরা সব চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি, আসুন। बीजेपी पहले ही ममता के इन आरोपों को खारिज कर चुकी है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को एक ब्लॉग के जरिए ममता पर निशाना साधा। जेटली ने ब्लॉग में लिखा, शारदा चिटफंड घोटाले में कुछ टीएमसी नेताओं से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर ममता दीदी की प्रतिक्रिया से मैं बेहद निराश हूँ। टीएमसी से जुड़े कुछ लोग चिटफंड स्कीम के जरिए पैसे बनाने में जुटे थे। इस स्कीम के तहत छोटे निवेशकों को लूटा गया। नई राजनीतिक पार्टी होने के नाते अब ये किसी भी जिम्मेदार नेता के लिए अनिवार्य है कि वो ऐसे नेताओं से पार्टी को बचाए। ये निराशाजनक है कि ममता दीदी ये करने के बजाय इन नेताओं के साथ खड़ी होते दिखना चाहती हैं। टीएमसी के साथ जारी घमासान के बीच बीजेपी के तेज तर्रार सांसद योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल को आतंकियों का अड्डा बता दिया है। आदित्यनाथ के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कई आतंकी संगठन शरण ले रहे हैं, लेकिन जब उनको हटाने की बात होती है तो वर्तमान ममता सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। सरकार वोट बैंक की अपनी इम्पीचमेंट के तहत यहां की सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज वेस्ट बंगाल देश का सबसे असुरक्षित राज्य हो चुका है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता शारदा चिटफंड घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए ममता बनर्जी का परेशान होना लाजमी है। ममता बनर्जी की कोशिश है कि किसी तरह जांच से जुड़े इस मामले को राजनीतिक विद्वेष का रूप दिया जा सके, लेकिन इसमें कामयाब हो पाना बेहद मुश्किल है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान तमाम मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल हमारे साथ हैं, उसके अलावा दिल्ली से ही बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं और सीपीएम नेता नीलोत्पल बसु साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। शारदा चिटफंड मामले की बात करें, सीबीआई जांच चल रही है, ईडी जो है वो जांच कर रहा है, कई नाम सामने आए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। ऐसे में क्यों लगता है आपको इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है ममता बनर्जी टीएमसी? देखिए, ममता जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने वामपंथियों के कुशासन से मुक्ति के लिए दीदी को चुना, लेकिन दीदी उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी।
ममता जी से जो अपेक्षा थी पश्चिम बंगाल की जनता की, ममता जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को निराश किया है और उनको अब पता लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी के शासन को लेकर जनता में आक्रोश है और उनकी जमीन अब खिसक रही है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ममता जी शुरू से ही पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों की बात करती रही, उनकी वकालत करती रही, लेकिन शारदा चिटफंड में जिस तरीके से उनके नेताओं ने गरीब लोगों को लूटा है और जब कानून अपना काम कर रहा है तो वो जनता की समर्थक ना बनकर उन नेताओं का समर्थन कर रही है जिन्होंने गरीब जनता को लूटा है जी। और वहीं दूसरी तरफ बर्धमान में जो विस्फोट हुआ, जिस तरीके से वो लगातार वहां एक मैं कहूंगा कि जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो राष्ट्रद्रोहियों का मैं कहूंगा कि जो भारत में कहीं ना कहीं एक तरीके से दंगे फसाद कराना चाहते हैं और जो बांटने की जो ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, उनका अड्डा वहां बन रहा है। और जिस तरह से विस्फोट हुआ, बर्धमान विस्फोट की ईमानदारी से जांच होने की बजाय बर्धमान विस्फोट की ईमानदारी से जांच होने की बजाय ये कहना कि विस्फोट कराया गया था, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उन ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं जो बर्धमान विस्फोट के पीछे हैं। नीलोत्पल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। खासतौर पर अगर शारदा चिटफंड मामले की बात करें तो यहां सीधे सीधे ममता बनर्जी का यह कहना है कि हमारी सरकार जो है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में शानदार काम कर रही है, इसलिए ईर्ष्यावश जो है वो ये सब कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है। नहीं, अच्छा काम कैसा कर रहा है वो तो हमें मालूम है। हम 3 साल पहले से ही ये सवाल उठाए थे और चुनाव के पहले भी उठाए थे कि शारदा चिट फंड जो लूट रही है जनता को, वो पैसा को राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया, चुनाव में इस्तेमाल किया गया है और बहुत कारण से इस्तेमाल किया गया है। उसमें एक है कि जो बांग्लादेश में आतंकी गुट है उनके पास भी पैसा गया है ताकि वो पैसा बाहर में विदेश में रखा जा सके। तो इसमें बहुत लड़ाई हुआ है। बीजेपी तो हाल ही में कुछ बात कर रहा है, हम 3 साल से पहले पूरा एकदम खुलकर बताए थे कैसे वो पैसा को चुनाव में इस्तेमाल किया गया था और सरकार ने अपनी बचाव के लिए जो किया है उसका तो कोई सीमा नहीं है। देखिए, पैसा जिन लोगों को लूटा गया है उसको भरपाई करने के लिए सरकार एक तरफा एक टैक्स का घोषणा कर दिया। आपने कभी सुना है कोई ठगी कंपनी जो नुकसान किया है लोगों का, उसका एक छोटा सा हिस्सा पूर्ति के लिए वो आम टैक्स पेयर का पैसा वसूल करके देने का कोशिश। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास नीलोत्पल साहब, आपके पास आऊंगा। हम बता दें इस बीच हमने एक पॉइंट तो और 11 करोड़ रुपया सरकार ने खर्चा किया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई का जांच का ऑर्डर ना दे दे। तो इसीलिए ये तो स्पष्ट है और ये तो शुरुआत है, ये अंगड़ाई है। आगे देखिए क्या अगर सही जांच होती है और कोर्ट के निगरानी में जांच चल रही है, पता चल जाएगा। और जहां तक ब्लास्ट का सवाल है, देखिए शर्मा जी बोल रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा 7 दिन केंद्रीय सरकार भी इंतजार क्यों किया? बिल्कुल, चलिए हम पूछेंगे। बीजेपी के हमारे साथ श्रीकांत है। नीलोत्पल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हम एक खाली कुर्सी इस वक्त इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि हमने तृणमूल कांग्रेस से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। हमने बाकायदा उनको बुलाया था, लेकिन आप देख रहे हैं खाली कुर्सी, वो नहीं आए हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल भी हमारे साथ जुड़े। जयंत, लगातार वो ये कह रही हैं ममता बनर्जी की बदले की राजनीति कर रही है केंद्र सरकार, क्यों कह रही हो ये सब? देखिए, मुझे जो लगता है, जो श्रीकांत जी ने बोले हैं उसके साथ मैं सहमत हूं कि 3 साल में जो परिवर्तन का जो प्रत्याशा, जो मतलब लोग सोचे थे कि 3 साल में पश्चिम बंगाल में बहुत परिवर्तन दिखाई देंगे, लेकिन 3 साल में अभी जो सीबीआई आज इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन हर जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उनके बाद जो घोटाला है, और वो उसमें ममता जी के सरकार, उनमें अगर कोई फॉल्ट लाइन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उनके खिलाफ आम जनता के मन में जो हताशा है, जो निराशा है, तो वो तो कोई मीडिया का क्रिएशन नहीं है। बीजेपी अभी इस समय एक अपोजिशन स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेस लेने के लिए
जैसे नीलोत्पल जी भी सीपीएम के तरफ से कोशिश करेंगे, बीजेपी का कोशिश कर रहा, जैसे एक बार अमित शाह जी ने कलकत्ता में बोले थे कि मैं पार्टी के अध्यक्ष हूं बीजेपी का, अगर ममता बनर्जी बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट होते तो आज वही करते जो मैं कर रहा हूं। बिल्कुल। इसके लिए बीजेपी पब्लिक रैली में आप सीबीआई को क्यों गाली दे रहे हैं? जो अपने जो एक्टिविटीज हैं उनमें अगर आप रोक करें, उनमें अगर तृणमूल के एमपी के खिलाफ एक्शन ले, मतलब बेसिकली ऑफेंस इज द बजाय एक्शन लेने के वो उनका साथ देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको मैं बता दूं कि शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में टीएमसी के दर्जन भर नेता फंसे हुए हैं। 3 नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है तो कुछ से पूछताछ भी चल रही है। आपको बताते हैं ममता बनर्जी की पार्टी के कौन कौन से नेताओं पर जांच का शिकंजा कसा हुआ है। आपको बता दें, सृंजॉय बोस राज्यसभा के सांसद हैं, जेल में हैं। उनके अलावा कुणाल घोष निलंबित सांसद हैं, वो भी जेल में हैं। उसके अलावा रजत मजूमदार पार्टी के उपाध्यक्ष हैं टीएमसी के, वो भी जेल में हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी लोकसभा सांसद हैं, उनसे बाकायदा पूछताछ हुई है शारदा चिटफंड घोटाला मामले में। अर्पिता घोष ये भी लोकसभा की सांसद हैं, इनसे भी पूछताछ हुई है। मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा सांसद हैं, बाकायदा इनसे भी पूछताछ की गई है शारदा चिटफंड घोटाला मामले में। हसन अहमद इमरान ये राज्यसभा सांसद हैं, इनसे भी पूछताछ हुई है। तो वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल सरकार में मंत्री, इनसे भी पूछताछ की गई है। मदन मित्रा बंगाल सरकार में मंत्री हैं, इनको बाकायदा समन भेजा गया है, पूछताछ इनसे जारी है। मुकुल राय लोकसभा सांसद हैं, अभी इनका इस पूरे मामले में सिर्फ नाम आया है। तो ये हमने तमाम नाम जो है आपको दिखाए। श्रीकांत, यहां ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जिनके खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ दंगों के मामले चल रहे हैं, वो हम पर उंगली उठाएं, इसको लेकर हमें एतराज है। देखिए, ये कैंपेन बहुत लंबे समय से चलता रहा और इस कैंपेन को वो तमाम नेता और तमाम राजनीतिक दल चलाते रहे जिन्होंने इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने इस देश की जनता के गरीब जनता के पैसे को लूटा और जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे। और कहीं ना कहीं इस तरह का हवा दिखाकर, मैं कहूंगा कि ये सूडो सेक्युलर लोग कहीं ना कहीं इस तरह का हवा दिखाकर वोट बैंक की राजनीति करती रहे। तमाम तरह के घोटाले कांग्रेस ने किए और टीएमसी अब वही कर रही है जो पिछली वामपंथी सरकार करती रही थी। राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां होना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे वहां दर्ज कराना और इस तरह का भय वहां की जनता को दिखाना कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है। अभी तक तो कोई इस देश का कोई भी कानून या देश की कोई अदालत हमको इस तरह का कोई आरोपी नहीं बना पाई। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ममता जी को चुनौती देता हूं कि हमारे राज्यों में 24 घंटे बिजली है, पश्चिम बंगाल में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हमारे यहां हैं, 2 अंकों में जीडीपी हमारे यहां है, 2 अंकों में हमारे यहाँ कृषि की विकास दर है, 2 अंकों में औद्योगिक विकास दर है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की जनता का उद्धार दीदी को करना है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से सुशासन तो सीखे, लेकिन उनको चिंता नहीं है। नीलोत्पल, जो आरोप जो है ममता बनर्जी बीजेपी पर लगा रही है, केंद्र सरकार पर लगा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता की नहीं है। मैं आता हूं श्रीकांत आपके पास, पश्चिम बंगाल, मैं आता हूं आपके पास। नीलोत्पल साहब, जो आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर केंद्र सरकार पर लगा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता को इस देश से खत्म करने का काम कर रही है केंद्र सरकार, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है। ये शिकायत के पीछे तो तर्क है, लेकिन सवाल है उनका क्या खुद का विश्वसनीयता है, क्योंकि श्रीकांत जी बोल रहे थे वामपंथी सरकार और उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की एक चाल जो है वो चल रही है बीजेपी। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी अगर ये बोले कि वामपंथियों ने भ्रष्टाचार किया था और वो भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, तब तो वो हास्यास्पद होगा ना। हर एक जो राज्य सरकार है उनके अंदर कितने लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इल्जाम है। गुजरात में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में किस तरह से कानून का तोड़ मरोड़ किया गया। उनके जो अध्यक्ष है खुद वो आरोपी है और वो कोर्ट में वो मामला अभी तक चल रहा है। तो सवाल वो नहीं है, सवाल वो है कि कौन उठा रही है। ये जो ममता बनर्जी आज काले धन के बारे में बोल रही है, इंश्योरेंस एफडीआई के बारे में बोल रही है, पिछले हफ्ते वो आई थी कि दिल्ली में बातचीत करने के लिए। आपने सुना है कोई बयान उनका? ये जो रेगा के ऊपर इतना बड़ा हमला है केंद्रीय सरकार का,
उसका सीधा असर तो जो गरीब लोग गांव के जो 100 दिन का काम अधिकार के तौर पे मिलता है, इतना बड़ा हमला हो गया, 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, उसके बारे में कोई एक चू शब्द भी क्या वो निकाला था? बिल्कुल, हमारे साथ जयंता घोषाल भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शारदा घोटाला आखिर है क्या और ये इतना बड़ा है। आपको बता दें कि शारदा घोटाले का खुलासा इस साल की शुरुआत में हुआ। पश्चिम बंगाल पुलिस और ईडी की संयुक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के शारदा ग्रुप से जुड़ा है चिटफंड घोटाला। 2460 करोड़ रुपए तक का घोटाला होने का अनुमान है। वहीं 80% जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाना अभी बाकी है। पुलिस की गिरफ्त में है शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्त सेन। सुदीप्त सेन का सभी कंपनियों की जमा रकम पर बाकायदा कंट्रोल था। सुदीप्त सेन पर फंड का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप है। शारदा ग्रुप की 3 स्कीमों के जरिए पैसों की हेराफेरी की गई है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी और मंथली इनकम डिपॉजिट स्कीम के जरिए गड़बड़ी की गई। स्कीम के जरिए जमाकर्ताओं को लुभाने की कोशिश भी की गई। 4 कंपनियों ने 2459 करोड़ रुपए को ठिकाने लगाया। 2008 से लेकर 2012 की शारदा ग्रुप की समरी रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। निवेशकों को 476.57 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ है। वहीं निवेशकों की ओर से अब तक 560 शिकायतें दाखिल की गई हैं। तो शारदा स्कैम पूरा ये है क्या चिटफंड घोटाला, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। जयंता, यहां आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब बात जो है टीएमसी ये कर रही है कि 24 तारीख को संसद में प्रदर्शन होगा, उसके बाद सड़कों तक वो जाएंगे। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति हो सकती है तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आ रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में कॉरपोरेशन का चुनाव है 2015 के पहली चरण, मतलब अप्रैल महीने में शायद होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर असेंबली इलेक्शन आ रहा है। अभी चुनाव का मतलब सिलसिला जब शुरू हो रहा है, उस समय ममता बनर्जी का 3 साल हो चुके हैं। अभी पश्चिम बंगाल के आम जनता देख रहे हैं इसमें लैक ऑफ गवर्नेंस सिर्फ नहीं, भ्रष्टाचार, सरदार जो स्कैम है, और उसके साथ साथ और एक इशू आ गया है कि तालिबानाइजेशन ऑफ बंगाल। पहले कभी सीपीएम जमाने में भी ये इशू जो था, ये इशू इतना भयंकर चेहरा नहीं लिया था। तो अभी इस स्थिति में ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गए हैं। और इस समय जैसे सीबीआई का भी जो अरेस्ट एक्टिविटीज चल रहा है, शायद टीएमसी को लगता है कि बीजेपी को सिंगल आउट करना और पार्लियामेंट सेशन कैन बी बेस्ट प्लेटफॉर्म, वहां मतलब डाइवर्शन टैक्टिक्स भी होता है उसमें। और उसमें देखिए, अभी भी नेहरू जी के इशू में विज्ञान भवन में सोनिया जी के प्रोग्राम में ममता बनर्जी आने के बाद जैसे सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी, और ये जो सब सीपीएम लीडर्स के साथ मीटिंग, मैं तो नीलोत्पल जी को ये भी सवाल करना चाहता हूं कि अभी इस समय पश्चिम बंगाल सीपीएम के लिए सबसे बड़ा जगह है, जहां सीपीएम का ऑल इंडिया पार्टी लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जी। लेकिन मेन एनिमी अभी सीपीएम के लिए क्या बीजेपी है या टीएमसी है? इसका जवाब ले लेते हैं जयंता। नीलोत्पल साहब जो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे जयंता, उस पर जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर जवाब देंगे, क्योंकि जयंत जी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसक हो गए बीजेपी का। उसका चिंता का कोई कारण नहीं है। दोनों पार्टी के खिलाफ लोगों के बीच हम जा रहे हैं, क्योंकि दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो नीति, उसके चलते पश्चिम बंगाल के जो गरीब मेहनतकश जनता है वो तहस नहस हो रहा है। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार के जो नीति, उसका देश बेचने का जो नीति, उसका गरीबों के लिए जो सब्सिडी और दूसरा जो काम का अधिकार का जो प्रोग्राम, उसको तहस नहस किया जा रहा है। और साथ साथ राज्य सरकार का तो है ही है, वो सीधा जो बुनियाद परस्त ताकतों के साथ तालमेल कर रहे हैं, सांप्रदायिक वातावरण ऐसा निर्मित कर रहा है जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी ध्रुवीकरण का कोशिश कर रहा है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था एकदम टूट चुकी है। शिक्षा क्षेत्र में एकदम मतलब भयंकर एक अराजक स्थिति है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार में ये बंगाल का जो नाज था पूरे देश के अंदर कि सुरक्षित है महिला, खत्म हो चुका है। और मतलब जो उद्योग का, चलिए इस पे श्रीकांत का जवाब ले लेते हैं। नीलोत्पल, श्रीकांत, ये जो बात नीलोत्पल साहब कह रहे हैं, उसके अलावा टीएमसी भी कई गंभीर आरोप लगा रही है कि दे हैव इंस्टिगेटेड राइट्स अक्रॉस इंडिया इन लास्ट फ्यू मंथ्स
फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र, इवन दिल्ली वॉज नॉट स्पेयर्ड। ये गंभीर आरोप जो हैं वो लगा रही है तृणमूल कांग्रेस आपकी पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए, पहले तो मैं अपने वामपंथी मित्र को जवाब दे दूं कि 35 साल से आप पश्चिम बंगाल में थे, ना तो वहां पानी है, ना बिजली है, ना वहां सड़कें हैं, ना वहां रोजगार है, ना इंडस्ट्री है, ना कृषि है। आपने क्या किया? और उसी की वजह से ममता जी को लोगों ने चुना। जवाब दे रहे हैं उसका आपको जहां तक ये पत्रकारों की बात, श्रीकांत इस पे जवाब ले लीजिए। आप सुन लीजिए जी, आप सुन लीजिए, मैंने बीच में रोका नहीं आपको। चलिए और जहां तक ये पत्रकार मित्रों की बात कर रहे हैं, आज इस देश की 125 करोड़ जनता सुशासन और विकास की प्रशंसक है। जिन जिन लोगों ने जनता को गुमराह किया है, उन लोगों को जनता ने जड़ समेत उखाड़कर फेंक दिया है। और वामपंथियों ने तो उसी दिन सुसाइड कर लिया था जिस दिन 2004 में इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, और जनता ने इनसे समर्थन वापस ले लिया। और टीएमसी हो या वामपंथी हो, जिस तरह से नेहरू जी के कार्यक्रम में आपने देखा, सोनिया गांधी ने उन तमाम लोगों को बुलाया था जो नेहरू जी के दुर्विरोधी थे, और उन्होंने अपनी जो उनकी ताकत कम हो रही है, जो हारे हुए सेनापति, उनका एक सम्मेलन था, और उस सम्मेलन में संसद को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इसकी एक रणनीति उन्होंने बनाई। तो उसी के तहत ममता जी का बयान है। और दुर्भाग्य है कि गरीब आदमी की वकालत ममता जी ना करके उन जिन लोगों ने शारदा चिटफंड के माध्यम से पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को लूटा है, उनकी दीदी वकालत कर रही हैं। मैं मानता हूं कि ये अब लगता है कि ये ममता दीदी की सरकार का जो ताबूत है, उसमें आखिरी कील का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आप चर्चा में हमारे साथ जुड़े। नीलोत्पल साहब आप भी, और साथ ही साथ जयंता आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। अब देखना होगा, जिस तरह से साफ कह दिया है, चुनौती दी है कि या तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं या राष्ट्रपति शासन लगा के दिखाएं। ये सीधी सीधी चुनौती ममता बनर्जी ने दी है।